नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का करंट क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। स्टार्ट करते हैं हमारे 12th क्लास की फिजिक्स का अगला लेक्चर। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज जो है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के अगर हर वर्टिसेस पर सेम चार्ज अगर प्रेजेंट हो, किसी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर सेम चार्ज प्रेजेंट हमने किया था, तो इसके सेंटर पर एक चार्ज हमने रखा था Q0। इस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है, इस पर नेट फोर्स हमने फाइंड किया था। ठीक है, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे किसके लिए? स्क्वायर के लिए, यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए? वर्ग के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप इसको क्वेश्चन भी समझ सकते हैं या एक तरीके से हम लोग इसको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। देखिए कि वर्ग के क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश उपस्थित है। चलिए बहुत अच्छा, पहले आप क्या बनाओगे? एक वर्ग आपने बना लिया, वर्ग आपने बना लिया, और वर्ग के बारे में आप जानते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। मैंने वर्ग को नाम दे दिया, देखिए ए बी सी और डी। प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश उपस्थित है। हर शीर्ष पर मैंने अगर जैसे ए पर रखा Q आवेश, तो बी पर भी क्या होगा? Q, सी पर भी क्या होगा? Q, और डी पर भी क्या होगा? Q चार्ज। ये जो चारों चार्ज हैं, इनका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी सेम है और इनका नेचर भी सेम है। अगर एक पॉजिटिव है तो बाकी सब भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। एक नेगेटिव है तो बाकी सब भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वर्ग के केंद्र पर स्थित Q0 आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करो। तो वर्ग का जो सेंटर है, केंद्र, वहां हमने एक आवेश रखा हुआ है Q0। ये भी आपका कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर आपको परिणामी विद्युत बल की गणना करनी है। यहाँ पर आपको नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्क्वायर अपने को गिवन है ABCD, जिसका साइड मैंने कंसिडर कर लिया है A। ठीक है, तो इसके ऑल साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यानी कि BC भी क्या होगा? A होगा। इसी टाइप से CD भी क्या होगा? A होगा। और DA या AD में कहूँ तो ये भी क्या होगा? स्मॉल a रहेगा। ठीक है, इसकी साइड भी क्या रहेगी? A रहेगी। क्लियर है? ओके सर। सेंटर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। अब मैंने आपको कहा था कि जिस भी चार्ज पर आपको फोर्स फाइंड करना है, उस पॉइंट पर आप देखिए, उस चार्ज पर देखिए कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ अगर मुझे ऊपर Q0 पर फोर्स अप्लाई करना है, फाइंड करना है इस पर, तो क्या करूंगा मैं? इसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई करना है पहले वो कैलकुलेट करें। तो देखिए यहाँ से O का A से डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल सर, उसको चलो मैंने मान लेता हूँ R है। तो A और O के बिटवीन A पर भी एक आवेश है, O पर भी एक आवेश है। क्या दोनों के बीच में आवेश बल लगेगा? नहीं लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा। कूलम बल लगेगा, बिल्कुल। इसी टाइप से यहाँ अगर मैं बात करूँ BO, तो B पर उपस्थित Q आवेश भी Q0 पर बल लगाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो C पर उपस्थित Q आवेश भी Q0 पर बल लगाएगा, और D पर उपस्थित Q आवेश भी Q0 पर बल लगाएगा। इस टाइप से कितने आपके फोर्स लग सकते हैं इसके ऊपर? 4 इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लग सकते हैं। A के कारण, B पर उपस्थित Q आवेश के कारण, C पर उपस्थित Q आवेश के कारण, और D पर उपस्थित Q आवेश के कारण। तो 4 इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, तो अगर मैं A के और O पर उपस्थित Q0 आवेश के बीच में अगर बल देखूंगा, तो यहाँ पर मुझे देखिए, आप जानते हो कि अगर जैसे A बिंदु है आपका, कैपिटल A, ये बिंदु मैंने मान लिया, और ये मैंने मान लिया देखिए O। ठीक है, इस लाइन को मैंने इस तरीके से बना दिया। A पर रखा हुआ है Q आवेश और O पर रखा हुआ है Q0 आवेश। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? सर R दे रखी है आपने, बिल्कुल। तो फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे F = K, Q1 यानी कि पहला चार्ज, Q2 यानी कि बाद दूसरा चार्ज, अपॉन में बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि R²। ये हो जाएगा, बिल्कुल सर। चलिए, A के कारण Q0 पर जो बल लग रहा है उसको मैंने मान लिया F है। तो यहाँ पर कौन काम आएगा? R काम आएगा। क्या काम आएगा? R काम आएगा। तो मैंने आपको समबाहु त्रिभुज में भी यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल भी मैंने आपको R निकालना सिखाया था कि सेंटर पॉइंट से एक वर्टिस का किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पहला काम आपका यही है कि आप R फाइंड करोगे। तो देखिए
आर किस तरीके से निकाल रहा हूँ मैं कि ओ पे से मैंने सामने वाली भुजा पर क्या डाल दिया, लंब यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे स्क्वायर के अंदर हर एंगल जो होता है, टोटल जो एंगल होता है, ये इंटीरियर एंगल जो होता है, ईच इंटीरियर एंगल यानी प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ अगर मैं इस तरीके इस एंगल की बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं अलग से बनाऊँ, देखिए तो ये हमें ट्रायंगल प्राप्त हो रहा है। इस पॉइंट का नाम ए हो गया, इसका पी हो गया और ये हमारे पास ओ हो गया। ये एंगल हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री का, बिल्कुल सर। ये जो साइड है ए ओ, ये है आर है, बिल्कुल सर। और ए पी क्या होगा, तो यहाँ से जब मैं सामने वाली जब लंब डालूंगा तो ये लंब जो है ओ पी जो साइड है ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी कि अगर टोटल अगर ए है तो ए पी होगा a/2 और पी बी भी होगा a/2। तो इस तरीके से ए पी क्या हुआ, a/2। इसके बाद मैंने आपको निकालना सिखाया था इक्वल, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, बिल्कुल सर। इसमें आपको जो साइड निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जो साइड दे रखी होती है उसको नीचे लिख दिया जाता है। और देखते हैं, देखिए एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गई। और ये जिसके साथ 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करता है वो क्या हो गया, बेस यानी कि वो आधार हो गया। और बची हुई साइड जो है वो क्या हो गई, हाइपोटेनियस यानी कि वो कर्ण हो गई। तो आर क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है। अच्छा, और a/2 क्या है, a/2 बेस या फिर आधार है। और कर्ण बटे में आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपन में बेस क्या होगा, ये सर सेक थीटा होता है। और थीटा कितना है हमारे पास, 45 डिग्री है। क्लियर। यहाँ से आर मुझे निकालना था तो a/2 को उधर ले जाऊंगा, सेक 45 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू होती है √2। तो r = a/, में इस 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2 और ऊपर है आपका √2, तो √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से r = आ गया a/, में √2। क्लियर है आपको। तो ये हमारे को मिल गया एक वर्टिसेस से सेंटर का डिस्टेंस आपको मिल गया कि एक शीर्ष से केंद्र की दूरी कितनी है। बी से ओ की दूरी भी यही होगी और सी से ओ की डिस्टेंस भी यही होगा और डी से ओ का डिस्टेंस भी यही होगा, आर। तो पहला काम आपका क्या होता है, आर की वैल्यू निकालना। क्लियर हो रहा है आपको। देखिए आर का वैल्यू आया हमारा a/, में √2 और आर के वैल्यू कहाँ पुट करना है आपको, FA = KQ Q0 में r²। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखिए कि A पर स्थित Q आवेश के कारण केंद्र पर स्थित Q0 आवेश पर विद्युत बल। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया कि A पर जो चार्ज प्रेजेंट है Q, इसके कारण सेंटर O पर प्रेजेंट Q0 चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई किया, FA हो गया। यहाँ अगर R का मान रखूंगा तो FA बराबर होगा KQ Q0 में R की वैल्यू कितनी है, a/, में √2, इसका कर दोगे आप स्क्वायर। तो यहाँ से FA बराबर क्या आएगा, KQ Q0 में a का स्क्वायर करोगे तो a² हो गया और √2 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से FA बराबर कितना हो गया, 2KQ Q0 में a²। क्लियर है आपको यहाँ तक। ठीक है सर। इसी टाइप से आप क्या ले सकते हो, B पर स्थित, इसी प्रकार से आप निकालोगे कि B पर उपस्थित जो Q चार्ज है इसके कारण Q0 पर कितना बल लगेगा। तो B पर स्थित Q आवेश के कारण केंद्र O पर स्थित Q0 आवेश पर बल, Q0 आवेश पर विद्युत बल। तो क्या आएगा, देखिए वो है आपका FE मैंने मान लिया, बिल्कुल सर। Q1 का काम कौन कर रहा है सर, Q2 का काम कौन कर रहा है, Q0। Q1 Q2 में बीच की दूरी का वर्ग यानी कि r² और r का मान कितना है, a/, में √2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे
के क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर करूँगा फिर से कितना आएगा डिवाइड बाई 2, और वो खतरा जाएगा ऊपर। इस तरीके से ये क्या अप्लाई हो गया, एफ बी, यानी कि बी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण ओ पर उपस्थित क्यू नॉट पर बल। बी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण ओ पर स्थित क्यू नॉट पर बल, तो वो कितना आएगा, उसको हमने मान लिया एफ सी, तो वो भी इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ निकालूंगा, पहला चार्ज वही क्यू है, दूसरा चार्ज क्यू नॉट है, बीच की दूरी भी वही है, तो सेम फोर्स आ जाएगा, यानी 2k क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि ये भी किसके बराबर आएगा, एफ ए एफ बी के बराबर ही आएगा, एफ ए और एफ बी के बराबर आएगा। इसी टाइप से अगर मैं लिखूं, डी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण ओ पर स्थित क्यू नॉट आवेश पर विद्युत बल, आप पूरा लिख देना भले या फिर ऐसे ही छोड़ देना, एफ डी इक्वल्स टू, तो ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये भी किसके सेम रहेगा, एफ ए एफ बी और एफ सी के, यानी कि ए पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण जितना बल क्यू नॉट पर लगता है उतना ही बल बी पर उपस्थित क्यू के कारण लगता है, उतना ही सी के कारण, सी पर उपस्थित क्यू के कारण लगता है, और उतना ही बल डी बिंदु पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण लगता है। तो ये हमने क्या निकाल लिए, ये हमने निकाल लिया बिंदु ओ पर 4 फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया ये आपका आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट आवेश बिंदु ओ पर, ठीक है सर। अच्छा, ए पर उपस्थित क्यू आवेश है, क्यू और क्यू दोनों सेम चार्ज है, क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो इस पर बल लगेगा इधर, ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास में, एफ ए, यानी ए पर उपस्थित जो क्यू चार्ज है वो क्यू नॉट को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, किस फोर्स से, एफ ए से, तो इधर हो गया। बिल्कुल सर, क्यों हो गया, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि दो आवेशों के बीच में अगर बल लगता है तो वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके अनुदिश ही लगता है, तो Q जो है वो Q नॉट का प्रतिकर्षित इधर करेगा इस तरीके से, तो इनकी इस तरीके से रेखा है, इनके बीच में किसके, Q नॉट और Q के बीच में, या ए पर ए के और O के बीच में, तो बल लगेगा इधर। इसी प्रकार बी पर उपस्थित Q आवेश के कारण प्रतिकर्षण लगेगा डी की तरफ, और सी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण प्रतिकर्षण लगेगा ए की तरफ, और डी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण प्रतिकर्षण लगेगा बी की तरफ। तो इस तरीके से एफ ए जो है वो इधर हो जाएगा, एफ बी जो है वो इधर हो जाएगा डी की तरफ, और एफ सी जो है वो ए की तरफ हो जाएगा, और एफ डी बी की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बिंदु ओ पर स्थित क्यू नॉट आवेश पर 4 बल लग रहे हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी। तो यहाँ अगर मैं देखूँ इनके बीच का कोण, तो टोटल आपको मालूम है कि 360 है, और 4 पार्टों में डिवाइडेड है, तो कितना आएगा, एक जो कोण है वो आएगा 90 डिग्री का, एक कोण कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा, यानी कि दो बलों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री है। अगर बात करूँ एफ ए और एफ बी की, तो इनके बीच में कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। बात करूं एफ ए और एफ सी की, तो इनके बीच में कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर मैं बात करता एफ ए और एफ सी का, तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री का। एफ बी और एफ डी के बीच में कौन कितने डिग्री का है सर, 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब इनका हम लोग नेट फाइंड करते हैं। देखिए, तो इसको हटा दूं मैं, अगर आपको ये वैल्यू याद हो जाए एफ ए की, एफ बी और एफ सी की, तो ये भी हटा देता हूँ। देखिए याद रखना थोड़ा सा कि 2k क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर है। तो अभी हमको क्या मिल रहा है, देखिए कि बिंदु ओ पे एफ ए लग रहा है इधर, और एफ बी लग रहा है इधर, एफ सी लग रहा है इस तरीके से, और एफ डी लग रहा है इस तरीके से। ये हमको 4 बल मिल गए। बिल्कुल सर, यहाँ से एफ और एफ बी के बीच का कोण की बात करूँ तो 90 डिग्री है, एफ बी और एफ सी के बीच के कोण की बात करूँ तो 90 डिग्री है। इस तरीके से टोटल एफ और एफ सी के बीच का कोण कितना बन जाता है, 180। ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ आप देखोगे कि एफ ए जो है ये बराबर है एफ बी के, और ये बराबर है एफ सी के, और ये बराबर है किसके, एफ डी के। कितना था, 2k क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर, इतना था। बिल्कुल सर। और यहाँ अगर आप देखिए कि आपको परिणाम निकालना है, तो आप पहले एफ और एफ सी का परिणाम निकाल लीजिए। एफ ए और एफ सी का देखिए 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यहाँ के बाद में, कि
एफ ए और एफ बी का परिणामी आप निकाल रहे होते, तो एफ ए और एफ बी का परिणामी 90 डिग्री पर निकालते, वो कहाँ पर आता, इस तरीके से आता, दोनों के बीच में आता, मान लिया वो एफ डैश आ गया, ठीक है। और एफ सी और एफ डी का परिणामी निकालते फिर आप अलग से 90 डिग्री कोण पे, तो उनका परिणामी बिल्कुल इधर आता, उसको हमने एफ डबल डैश मान लिया। एफ डैश और एफ डबल डैश इन दोनों का मान जो है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, और फिर ये दोनों किस पर है, 180 डिग्री एंगल पर, तो सेम 180 डिग्री पर होते हैं, तो उसी में से उसी को माइनस करना पड़ता, क्योंकि आपको मालूम है कि 180 डिग्री पर नेट कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री कोण पर अगर दो बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, एक में से दूसरे को माइनस करके। लेकिन जब दोनों ही ये सेम है, एफ डैश जो है वो एफ डबल डैश के बराबर आएगा, आप करके देखना, और उसी में से उसी को माइनस करते तो फिर कितना आता, 0 आ जाता। तो इस तरीके से फिर सेंटर ऊपर नेट फोर्स कितना होता, 0 होता। एक तरीका तो आपका ये हो गया। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे, देखिए कि एफ ए और एफ सी का परिणामी निकाल लेता हूं मैं यहीं पे, क्योंकि एफ ए और एफ सी टोटल कितने डिग्री एंगल पर है, 180 डिग्री एंगल पर है। एफ ए व एफ सी का परिणामी मैं क्या निकाल रहा हूं, एफ ए और एफ सी का परिणामी। तो इस पॉइंट पर एफ ए इधर काम कर रहा है, एफ सी इधर काम कर रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया है, 180 डिग्री हो गया है। तो नेट फोर्स निकालूंगा तो आपको मालूम है कि 180 डिग्री कोण पर अगर दो बलों का हमें परिणामी निकालना है तो कैसे निकलता है, एक में से दूसरे को माइनस करके निकलता है। तो एफ नेट यहाँ जो है उसको हमने क्या मान लिया, एफ डैश। तो एफ ए कितना है सर, एफ ए और एफ सी दोनों ही बराबर हैं, तो के क्यू 2 क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर में से 2 क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस करूँगा तो एफ डैश का मान कितना आने वाला है, 0। यानी कि एफ ए और एफ सी का परिणामी कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से अगर आप निकाल लेते हो एफ बी व एफ डी का परिणामी, तो एफ बी और एफ बी का परिणामी भी इसी प्रकार से निकालोगे, क्योंकि एफ बी और एफ डी भी एक दूसरे के साथ कितने डिग्री एंगल पर है, 90 180 डिग्री पर हैं। तो देखिए यहाँ निकालोगे नेट, इस तरीके से लग रहा है आपका एफ डी और इस तरीके से लग रहा है आपका एफ बी। तो यहाँ अगर आप 180 डिग्री कोण पर इनका परिणाम निकालोगे तो उसको मान लिया एफ डबल डैश, क्या करोगे, एफ बी में से एफ डी को माइनस, एफ डबल डैश बराबर एफ बी कितना है सर, एफ बी भी 2 क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर है और एफ डी भी 2 क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर है। तो इस तरीके से एफ डबल डैश भी कितना आ गया, 0 आ गया। इससे क्या पता लग रहा है कि सेंटर ओ पर, केंद्र बिंदु ओ पर जो आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट, इसके ऊपर परिणामी बल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये भी आपको सिद्ध हो गया कि एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर अगर एक समान आवेश उपस्थित हो तो उसके केंद्र पर रखे हुए आवेश पर परिणामी बल का मान या परिणामी विद्युत बल का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था। देखिए कि पूछा जा सकता था कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर एक समान परिमाण उपस्थित होने पर उसके केंद्र पर उपस्थित किसी आवेश पर परिणामी बल का मान 0 होता है। तो भी आपका यही तरीका होता। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश उपस्थित है, तो वर्ग के किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करो। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन समझना आप। एक वर्ग है, यानी कि आपका स्क्वायर हो गया, ए बी सी और डी। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। चलिए भुजा को हमने मान लिया ए, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। इन प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश उपस्थित है, तो वही काम जो पहले किया कि अगर ए पर आवेश Q है तो बी पर भी क्या होगा Q, और सी पर भी क्या होगा Q, और डी पर भी होगा Q। यानी कि ये जो आवेश है ये परिमाण में समान और प्रकृति में भी क्या है, समान है। अच्छा, अब पूछा क्या है, तो वर्ग के किसी एक शीर्ष पर स्थित आवेश पर
परिणामी विद्युत बल ज्ञात करो। यानी कि किसी एक शीर्ष को आप पकड़िए, ए बी सी डी, इनमें से किसी भी एक शीर्ष पर आपको परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेता हूं मैं कि मुझे बी पर निकालना है, तो जितना बी पर आएगा उतना ही सी पर आएगा, उतना डी पर आएगा और उतना ही ए पर आएगा। तो किसी एक शीर्ष पर आपसे पूछा गया है, तो मैं बी पे निकाल रहा हूं। ठीक है, पहला काम यह है कि देखना होता है आपको कि बी पर कितने फोर्स अप्लाई होंगे। तो ये स्वयं तो स्वयं के ऊपर करता नहीं है, बिल्कुल सर। तो बी पर उपस्थित क्यू आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा? ए पर उपस्थित क्यू आवेश लगाएगा, सी पर उपस्थित क्यू आवेश लगाएगा और डी पर उपस्थित क्यू आवेश लगाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कितने बल आएंगे? 3 बल आएंगे। चलिए बहुत अच्छा। अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच के बल की, तो ए और बी के बीच में ए पर उपस्थित क्यू आवेश और बी पर उपस्थित क्यू आवेश के बीच में बल देखूंगा। तो देखिए ए पर स्थित क्यू व ए पर स्थित क्यू आवेश के कारण बी पर स्थित क्यू नॉट पर बल, सॉरी क्यू नॉट नहीं है वो क्यू ही है, क्यू पर विद्युत बल तो कितना लगेगा? देखिए कितना लगेगा, हम देखते हैं। ये हमारे पास में ए हो गया, ये बी हो गया, ए पर आवेश है क्यू, बी पर आवेश है क्यू, बीच की दूरी है ए। तो बल लगता है सर कूलाम के नियम से F बराबर, वो मैंने मान लिया है एफ ए के कारण ए पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण बी पर जो बल लग रहा है उसको मैंने एफ ए मान लिया। के Q1 का काम कौन कर रहा है? Q2 का काम कौन कर रहा है? Q अपॉन में बीच की दूरी का काम कौन कर रहा है? ए, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। किधर लगेगा? तो ए के कारण बी पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का इधर लगेगा। ये हो गया हमारे पास में एफ ए। क्लियर है आपको? बिल्कुल। चलिए मैंने इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब इसी टाइप से अगर मैं देखूं सी और बी के बीच में बल, यानी कि सी पर स्थित क्यू आवेश के कारण, सी पर स्थित क्यू आवेश के कारण बी पर स्थित क्यू आवेश पर विद्युत बल, तो वहां की भी अगर हम लोग बात करें, देखिए सी पर कितना आवेश है? क्यू, बी पर आवेश कितना है? क्यू, बीच की दूरी कितनी है? ए, तो बल लगेगा उसको मैंने मान लिया है एफ सी। और कितना बल लगेगा? के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। देखिए इनको मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। के क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन में हो गया ए स्क्वायर। एज इट इज यहाँ पर कर दूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? ए स्क्वायर। ये हो गया एफ ए और ये हो गया मेरे पास में एफ सी। बात करते हैं हम लोग डी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण बी पर कितना बल लगेगा? डी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण बी पर बल, तो यहाँ लिख देता हूँ। देखिए उसको, डी पर स्थित क्यू आवेश के कारण बी पर स्थित क्यू आवेश पर बल। तो यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा किस चीज़ का, कि अब डिस्टेंस का काम ये कर रहा है, बीच की जो दूरी है वो ये है और उसको मैंने क्या मान लिया है? मान लीजिए r है। तो r की वैल्यू कितनी आएगी? पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। ये साइड कितनी है? a, और ये वाली साइड कितनी है? a। तो और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। बिल्कुल सर। तो ये a b d की बात करूं या मैं b c d से निकाल रहा होता, तो किसी भी एक ट्रायंगल से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कि r कितना आएगा। तो ये r मान लिया, ये a है, ये a है, ये 90 डिग्री का एंगल है। बिल्कुल सर। अच्छा देखिए ये 90 डिग्री का था, विकर्ण यहाँ पर क्या करेगा? वाई सेक, तो ये भी 45 होगा और ये एंगल भी कितना होगा? 45 होगा। यानी कि ये वाला भी 45 डिग्री है और ये वाला भी 45 डिग्री है। तो किसी भी आप एक एंगल के लिए काम कर लीजिए। मैंने आपको फंडा बता रखा है। देखिए यहाँ से सीधा आपको एंगल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से आर अगर आप निकालोगे तो कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर, यानी कि हिंदी मीडियम को कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण तो है आपका आर, लंब है ए और आधार है आपका ए। तो इस तरीके से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर ऐड होकर के 2a स्क्वायर आ गया। यहाँ से अगर आर निकाल रहा होता तो आर बराबर क्या होता, रूट लग जाएगा 2a स्क्वायर पे, तो √2 रहेगा और ए स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा a बन के। तो आर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, √2a। आर की वैल्यू कितनी आ गई है, √2a आ गई है। तो इनके बीच में बल क्या लगेगा, तो बल देखेंगे तो देखिए इधर लिख देता हूँ मैं, FD जो रहेगा वो कितना रहेगा, KQ अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी है, √2a है, तो √2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। FD बराबर आएगा KQ स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 आएगा, a का स्क्वायर आपका a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया मेरे पास में FD। ये 3 बल काम कर रहे हैं बिंदु B पर। अब इनकी डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो अगर इस तरीके से मैं वापस से अगर वर्ग बनाता हूँ, देखिए तो ये B बिंदु है, ये A है, ये C था और ये D था। A ने B पर बल लगाया, इधर इस तरीके से ये F हो गया, C ने B को प्रतिकर्षित, B पर उपस्थित आवेश को प्रतिकर्षित किया तो बल लगाया FC, ये हो गया बिल्कुल सर। और D जो है उसकी बीच की क्रिया रेखा ये थी, तो उसके कारण जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का वो इस तरीके से लगेगा FD। अब हमें करना क्या है, नेट फोर्स निकालना है B पे। तो FA और FC का परिणामी निकाल लेता हूँ, कितने डिग्री कोण पर, ये अगर 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो FA और FC का 90 डिग्री कोण पर परिणामी निकालता हूँ, जो आएगा वो आएगा FD की डायरेक्शन में आएगा। तो देखिए हम लोग पहले FA और FC का परिणामी निकालते हैं। हटा दो इसको, तो देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका पहले ही, ठीक है। तो देखिए आप बिंदु B पर आपने देखा कि FA लग रहा है सर इधर और FC लग रहा है इधर, जिनके बीच का कोण है 90 डिग्री। तो हमको करना क्या है, FA व FC का परिणामी निकालना है, FA और FC का परिणामी। FA का मान आपको मालूम है KQ स्क्वायर अपॉन में कितना था, A स्क्वायर, और FC का मान भी कितना था, KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है आपको कि FA का जो परिमाण है वो FC के परिमाण के बराबर है। और दो बलों का अगर एक ही बिंदु पर परिमाण बराबर होता है तो उनका नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको, एक छोटा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, F net = 2F cos थीटा अपॉन 2। ये कब अप्लाई होता है, जब किसी एक ही वस्तु पर या एक ही बिंदु पर दो समान बल लग रहे हों। तो F और FC समान है, तो क्यों ना मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगा करके नेट निकाल दूं। ओके सर, तो नेट को मैंने क्या मान लिया, F'। FA और FC का नेट में क्या मान रहा हूँ, F' बराबर 2 × F का काम KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर लिख दिया, cos 90 अपॉन 2, थीटा कितना है 90 डिग्री बटे में 2, तो 90 डिग्री बटे में 2 करोगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो सीधे इसको क्या लिख देता हूँ मैं 45। तो यहाँ से cos 45 का वैल्यू कितना होता है सर, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो देखिए F' बराबर आ गया 2 × KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर इंटू क्या आएगा 1/√2, cos 45 लिख दिया। 2 से अगर √2 कैंसिल करूँगा तो ऊपर क्या बचेगा √2। तो F' बराबर क्या आएगा KQ स्क्वायर अपॉन में, सॉरी यहाँ आगे आएगा √2 KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास में FA और FC का परिणामी आएगा। किधर आएगा वो अगर हमको बात करना हो तो आपको मालूम है यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं tan phi। याद होगा आपको कि मान लीजिए परिणामी ये आ गया, मान लीजिए परिणामी इनके बीच में क्या आ गया F', और F' ने A के साथ बना रखा है फाई कोण, A के साथ FA के साथ कितना बना रखा है फाई कोण। तो tan phi बराबर इधर क्या लिखोगे FC sin थीटा कितना है 90 बटे में FA + FC cos 90। आपको समझ में आ रहा होगा
ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि tan फाई बराबर ऊपर वो लिखते हैं जिस बल के या जिस सदिश के साथ परिणामी कोण नहीं बनाता है उसके साथ sin थीटा थीटा दोनों बलों के बीच का कोण, ये 90 था। फिर यहाँ पे आता है जिसके साथ एंगल बनाता है प्लस जिसके साथ परिणामी कोण नहीं बनाता वो इंटू cos थीटा। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू एफ सी एफ ए बराबर है, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने एफ, sin 90 कितना होता है 1 बटे, इसकी जगह भी f लिख दिया, इसकी जगह f लिख दिया, cos 90 कितना होता है 0, तो tan फाई बराबर ऊपर f है बटे में f प्लस f को 0 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 0, तो ये हट गया, f अपॉन में f कितना बचेगा 1, तो tan फाई बराबर अगर 1 आ रहा है तो फाई बराबर कितना होगा 45 डिग्री, यानी कि tan के अंदर एक किस एंगल पर वैल्यू आती है 45 पर आती है। क्या पता लगा कि फाई आ गया सर 45, की परिणामी जो आया है f डैश ये एफ ए से 45 डिग्री कोण पर है, यानी कि एफ सी से भी कितना होगा 45 पर ही होगा, क्योंकि टोटल 90 है और एक से अगर 45 है तो दूसरे बीच से भी क्या होगा 45 होगा। और यही हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि एफ डी कहाँ है, एफ डी है सर इस तरीके से विकर्ण है, और विकर्ण यहाँ पर कितना डिग्री एंगल ड्रॉ करता है 45 का, यहाँ पर भी 45 का, इस तरीके से मतलब एफ डैश और एफ डी दोनों कहाँ हो गए एक ही दिशा में हो गए। यानी कि अब करोगे आप कि इस बिंदु पर बी पर एफ डैश जो आया है उसी डायरेक्शन में कौन लग रहा है एफ डी लग रहा है, तो एफ डैश और एफ डी का परिणामी निकालना है। यहाँ लिख दोगे एफ डैश, ये सब करने के बाद में लिखोगे, ठीक है ध्यान रखना, एफ डैश व एफ डी का परिणामी, एफ डैश और एफ डी का परिणामी कितने डिग्री कोण पर 0 डिग्री कोण पर। आपको बताया था कि यदि किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हों और दोनों समान दिशा में लग रहे हों तो उनका नेट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट याद करने के लिए कहा था मैंने कि उनको जोड़ लेना। तो परिणामी जो है उसको मैंने मान लिया एफ डबल डैश, वो हो जाएगा एफ डैश प्लस एफ डी के बराबर, तो एफ डबल डैश बराबर एफ डैश कितना आया था सर, ये आया √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एफ डी कितना है, तो हमने भी हटाया नहीं है एफ डी को, कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ये आ गया। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा और इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास में, दोनों में से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बाहर रखता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बाहर रख दिया, यहाँ बचेगा √2 प्लस 1 अपॉन में आएगा यहाँ पे 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर √2 प्लस 1 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करूंगा तो आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये हो गया कि वर्ग था, उसके प्रत्येक शीर्ष पर एक समान आवेश था, तो किसी एक शीर्ष पर कितना परिणामी बल लगेगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है।